हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिकल टूल्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा। हालांकि मैंने आपसे कहा था पिछले लेक्चर में कि हम लोग जो है वर्नियर कैलिपर वगैरह लेंगे, लेकिन वो अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है किसमें है, यूनिट डायमेंशन वाले पार्ट में है, तो हम उसको वहां ले लेंगे। और अभी हमको एक अच्छा मौका मिल गया है कि हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल के थोड़े दूसरे एक्सपेक्ट जो है वो भी अच्छे से देख सकते हैं। तो फिलहाल मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन पर अपनी थोड़ी बात हुई थी, है ना बेटा। तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा था कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। थोड़ा सा एप्लीकेशन उसका इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमा मिनिमा भी उसका एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अभी जैसे मैक्सिमम मिनिमा को पहले देख लेते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आप इस मेथोडोलॉजी से फाइंड कर सकते हो। तो होता क्या है मैक्सिमम मिनिमम में, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया गया है ना, और फंक्शन कुछ इस तरह का दिया गया, उस फंक्शन का ग्राफ बना के दिखा रहा हूं मैं y का x के साथ। अगर फंक्शन मान लो कुछ इस तरह का है कि उसकी कुछ इस तरह की वैल्यूज हैं, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आप क्या देख पा रहे होगे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू x इज इक्वल टू मान लो a है, तो यहां पर y की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम दिख रही है। और यहां पर कोई पॉइंट अगर x इज इक्वल टू b है, तो यहां पर इस x की इस वैल्यू पर y मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम फंक्शन है मतलब y। जैसे कोई फंक्शन दे दिया किसी ने y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, तो ये एफ एक्स का मतलब अब इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की हम बात करते हैं। तो अब फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम जहां पर भी होगा तो आपको देखिएगा कर्व कुछ इस तरह से होगा। एक और बात नोटिसेबल है कि यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा की जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है ना। तो अभी एक बहुत सिंपल सी बात दिखाई दे जाती है हमको, और वो क्या बात दिखाई दे जाती है कि अगर आप यहां पर फंक्शन की स्लोप को देखें तो यहां पर आप कहोगे कि यार जो dy बाई dx की वैल्यू है वो क्या है बेटा, 0 के बराबर है। तो जहां पर भी फंक्शन मैक्सिमम होगा दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल मैक्सिमा। ये लोकल क्या है, लोकल का मतलब है कि इसके आसपास की कोई वैल्यू ले लो, आसपास की, बहुत दूर नहीं जाना ना, अपने अड़ोसी पड़ोसी से बड़ा होना, दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। अपने अड़ोसी पड़ोसियों से छोटा होना, दैट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि यहां पर जहां पर मैक्सिमा आ रहा है दैट इज लोकल मैक्सिमा। द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, पहला डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। अरे यार ये तो यहां भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि यहां भी अगर एक स्लोप खींचो, टेंजेंट बनाओ, तो आप देखोगे कि dy बाई dx की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो पहली शर्त किसी फंक्शन के लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होने की क्या आ गई कि फंक्शन का पहला डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, एक बात तो पता लग गई कि dy बाई dx की वैल्यू 0 हो गई। अब आप क्या करोगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 कर दोगे। 0 करने के बाद आपको क्या मिलेगा, x की कुछ वैल्यू मिलेंगी। एग्जांपल अभी हम लेने वाले हैं, है ना। तो अब अगर मान लो x की 2-4 वैल्यू मिल गई, जैसे मान लो x1 मिल गया, x2 मिल गया, ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज मिल गई, तो किन वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी ये पता लगाना है। लेट अस चेक इट। तो अभी अगर आप यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का एक कदम आगे बढ़ के देखेंगे। तो dy बाई dx की अगर बात की जाए, dy बाई dx का मतलब होता है कि y की कुछ वैल्यू ले ली, मान लो आपने फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, x की फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, वेरी स्मॉल चेंज याद रखना, है ना, बहुत छोटे से चेंज की बात कर रहे हैं। क्या भला है भैया ये, जैसे किसी ने कोई फंक्शन दे दिया मान लो आपको इस तरह से, तो अभी अगर आपने यहां पर कोई एक वैल्यू ले ली, ये y की इनिशियल वैल्यू है, इसके पास में ही थोड़ी सी वैल्यू ले ली, बिल्कुल पास में छोटे चेंज की बात, है ना। तो अभी ये क्या हो गया, इन दोनों y का जो डिफरेंस है वो इस वैल्यू को देगा जिसको हम dy कह दिया करते हैं। अगर आप इधर देखो तो यहां पर ये वैल्यू थी x की इनिशियल वैल्यू और ये वैल्यू क्या थी, x की फाइनल वैल्यू। तो ये जो आ जाएगा ये क्या, छोटा सा चेंज x का आ जाएगा। तो छोटा सा चेंज y का, छोटा सा चेंज x का,
तो यहां पर आप अगर चाहो तो कह सकते हो कि ये यहां पर जो स्लोप मिलेगी tan थीटा मिलेगा, ये dy बाई dx के बराबर होगा। ये चीज dy को रिप्रेजेंट करेगी, ये चीज dx को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका dy बाई dx का बेसिक अर्थ ये है कि स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। तो y की पहले कुछ वैल्यू थी, बाद में कुछ वैल्यू थी, उनका डिफरेंस अपॉन x की वैल्यूज का डिफरेंस, ये dy बाई dx बता देता है। मैंने कहा ये तो ठीक है। फिर एक टर्म और आता है बेटा d2y बाई dx स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो डिफरेंशिएशन था उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, डी बाई बाई डी एक्स, मतलब पहले वाले एक बार डिफरेंशिएट जो किया उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट किया। अब इसका अर्थ क्या होगा? अब यहां पर y की जगह कौन दिखाई दे रहा है? तो y की जगह मुझे दिखाई दे रहा है डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने जब सेकंड डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको करना क्या है? आप कहोगे यार ये जो आपने पिछली बार लिखा था ना y फाइनल y इनिशियल x फाइनल x इनिशियल, इस बार आप क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स। वाई की जगह कौन आ गया? फाइनल माइनस डी वाई बाई डी एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय कौन है? x फाइनल माइनस x इनिशियल। और याद रखना कैसे लिख रहे हो? स्मॉल चेंज के लिए लिख रहे हो। नोटिस करना, बहुत फंडामेंटल बात बताऊंगा मैं, बहुत बेसिक बात बताऊंगा, छोटी बात है लेकिन फंडामेंटल है। तो देखिए क्या था कि अगर यहां पर कोई पॉइंट आप देख रहे हो और आपको पता है कि ये मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा में एक नोट आपको क्या समझ में आना है कि अगर आप यहां पर कोई पॉइंट लिया, जैसे मान लो आपने, और आपने इस वैल्यू के लिए बात की कि यार इस समय जो आपकी स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? वो 0 है। थोड़ा सा आगे जाओ, आगे जाके फिर से स्लोप चेक करो। तो स्लोप अगर सीधी है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही है टेंजेंट, तो स्लोप कहलाएगी 0। अगर यही नीचे चली जाए, अगर ये लाइन नीचे चली जाए तो स्लोप हो जाएगी निगेटिव, और ऊपर चली जाए तो स्लोप हो जाती है पॉजिटिव। 0 नीचे नेगेटिव, ऊपर की तरफ अगर लाइन गई तो स्लोप पॉजिटिव। तो अभी अगर इस वाली स्लोप की बात करोगे, बाद वाली स्लोप की बात करोगे, तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो 0 थी फिर नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव फाइनल वैल्यू नेगेटिव, इनिशियल वैल्यू, पहले जो स्लोप थी वो 0 थी, बाद वाली स्लोप क्या थी? नेगेटिव थी। तो अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि ये वाला टर्म, अगर मैं मैक्सिमा वाले पॉइंट की बात करूं तो ये वाला टर्म मेरा कैसा आया था? नेगेटिव आया था। ये वाला टर्म कैसा आया था? 0 आया था। तो मुझे मिल गया नेगेटिव माइनस 0 अपॉन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, जिसको मैं dx भी लिख सकता हूं। तो मुझे दिख रहा है ये नेगेटिव आ गया। अब क्या हुआ कि सेकंड डिफरेंशियल जब मैक्सिमा पर क्या देगा? निगेटिव वैल्यू देगा, है ना। तो अगर आप किसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे और x की किसी वैल्यू पर अगर वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब है वहां पर y की वैल्यू आएगी मैक्सिमम। तो मैं अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूं और फिर उसके बाद एग्जांपल लेके अपन बात पूरी करेंगे। तो अभी देखो मैक्सिमा मिनिमा की एक शर्त ये हो गई कि पहला डिफरेंशिएशन आएगा बेटा 0 के बराबर, और दूसरी शर्त स्पेसिफिक है कि किस वैल्यू पर मैक्सिमम मिलेगा। तो आप कहोगे इसका दोबारा डिफरेंशिएट करो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और अगर इसकी वैल्यू आ जाती है निगेटिव तो मैक्सिमा होगा। अगर इसकी वैल्यू, और मिनिमा के लिए क्या कंडीशन लगती है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर इसको आप इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो मिनिमा होगा। कहां पर मिनिमा होगा? जिस x की वैल्यू डबल डिफरेंशिएट करके जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को, तो दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद जब ये x की वैल्यूज रखोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज मिलेंगी हमको। अब देखो बात पूरी हो तो गई है, लेकिन बात क्या है, दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है। तो मैंने कहा यार ऐसा है कि फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल तो लेना बनता है ना। तो एग्जाम्पल एक छोटा सा देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, ताकि बातें एकदम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हैं। तो अभी उसने कहा कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर दिस वैल्यू फंक्शन y कर्व, जो भी नाम दो आप इसको, इसकी वैल्यू क्या आ जाए? मिनिमम वैल्यू आ जाए। तो यार मैंने कहा देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत बेसिक से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों की ये चीजें कमजोर रह जाती है, फिर वो पूरी फिजिक्स में पूरी जान लगा के पढ़ रहे होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। तो दोज हु नोज दे नोज, दे कैन मूव फॉरवर्ड, है ना। लेकिन कई बार नहीं हो पाता है, बच्चा मिस कर जाता है, एक छोटी मोटी चीजें गड़बड़ा रही होती है या कहीं पर उसके फंडामेंटल गड़बड़ होते हैं,
तो ऐसी कंडीशन में एटलीस्ट एक बार उसका अधिकार है कि वो इस चीज को सीख पाए। तो स्टेप 1 में देखो क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू -8x³ प्लस x4। अब पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं एक बार तो पूरी ईमानदारी से आपको दिखाऊंगा, है ना, एग्जांपल से, बहुत ध्यान से समझना। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे पता है कि dy बाई dx ऑफ x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता था nx टू दी पावर n-1। तो dy बाई dx ऑफ किसी भी वैल्यू n की वैल्यू 3 रख दी, 8 तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन एज यू ऑल नो क्या होने वाला है, x की पावर 3 का हो जाएगा 3x 3 माइनस 1। 3x 3 माइनस 1 का मतलब हो गया 3x 3 माइनस 1 इज 2। तो ये बन गया इतना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बन जाएगा, 2x। अब मेरा स्टेप 1 में मैंने पहले डिफरेंशिएट कर लिया, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -24x² प्लस 2x आ गया। इसमें अगर आप चाहो तो 2x को कॉमन ले लो भाई, 2x को कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, -8x प्लस 1 आ जाएगा। अब अगर आपको देखो स्टेप को याद रखना था, है ना, अपने पास स्टेप क्या था, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन, कि मैक्सिमा मिनिमा किस जगह पर मिलेगा, जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। पहला डिफरेंशिएशन जो आप करोगे फंक्शन का उसको आप कर दोगे 0, उससे आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यूज मिलेंगी। मैंने कहा चलो आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात तो चल रही है ना। तो अभी हमने क्या किया, हमने कहा यहां पर अगर आप देखो तो इस dy बाई dx को अब आप क्या करने जा रहे हो, 0 करने जा रहे हो। जब इसको 0 करोगे तो आपको या तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। इसके 0 होने का मतलब है x की वैल्यू 0 है, और इसके 0 होने का मतलब है x की वैल्यू 1/8 है। तो x की वैल्यू 2 वैल्यू मिल गई। अब किस पर वैल्यू मिनिमम, हमें तो सिर्फ मिनिमम चाहिए, और वो x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हो सकती है, 0 पर भी हो सकती है, 1/8 पर भी हो सकती है। तो मैंने कहा यार भाई अब क्या करें, तो अब हम चलेंगे कौन से स्टेप की तरफ बेटा, अब हम चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। तो हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ जाते हैं ना। तो स्टेप 2 में अगर हम जाएंगे तो स्टेप 2 में ध्यान से देखिएगा, ये जो पहली बार डिफरेंशिएशन करके आपने जो रिजल्ट जनरेट किया था -24x² प्लस 2x, तो ये जो dy बाई dx की वैल्यू आई थी, इसको हमें क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट कर देना है। तो हमने कहा यार भाई देखो dy बाई dx तो आ ही गया था, उसकी वैल्यू को डिफरेंशिएट मत कर देना, है ना, उसको, उसके फंक्शन को जो आया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो -24x² प्लस 2x आ गया था। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से एक dy बाई dx लगेगा, तो इसको लिख देते हैं d2y बाई dx²। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से डिफरेंशिएट करो x² को, फॉर्मूला तो यही लगने वाला है। तो ये x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होने वाला है, 1 के बराबर होने वाला है। तो अब अगर आपके पास देखो क्या हो गया, अब हमने कहा ये बहुत सिंपल हो गया, कुछ आ रहा है, रुक जाओ, क्या आ रहा है, 48x प्लस 2, है ना। अब हमने कहा यार एक बात करते हैं, कौन सी वैल्यू चाहिए थी, मिनिमम वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए भाई साहब, मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि निगेटिव है या पॉजिटिव। तो मैंने कहा ऐसा करो, x इज इक्वल टू 0 पुट करो। तो जब मैं x इज इक्वल टू 0 पर d2y बाई dx² की वैल्यू चेक कर रहा हूं, है ना, इस वैल्यू को, इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। मैंने कहा ये तो +2 आ गया, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या आ गया, +2 आ गया। x की वैल्यू 1/8 रखोगे तो 16 8 से काट दोगे इसको, तो 8 से -6 आ जाएगा। 48 इंटू 1/8, 48 इंटू 1/8, 8 6 48। तो अभी जो वैल्यू आएगी -6 प्लस 2, -6 प्लस 2 इज -4, इस पर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये है कि अब बड़ा उल्टा सा है, मतलब मैक्सिमा पर नेगेटिव और मिनिमा पर पॉजिटिव, है ना। मैक्सिमम के लिए नेगेटिव, बड़े के लिए छोटा नेगेटिव, मिनिमम के लिए पॉजिटिव, मैक्सिमम के लिए नेगेटिव, मिनिमम के लिए पॉजिटिव। अरे भाई, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए थी तो कब मिलेगी, x, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू जो x देगा, जिस वैल्यू पर x की, जिस वैल्यू पर ये पॉजिटिव आएगा, x की ये वाली वैल्यू y की कौन सी वैल्यू देगी, x की ये वाली वैल्यू y की मिनिमम वैल्यू देगी, मिनिमम वैल्यू देगी, है ना। अगर ये y की मिनिमम वैल्यू देगी कौन, x की वैल्यू जब 0 इसमें रखोगे फंक्शन में, तो इस फंक्शन में की वैल्यू मिनिमम मिल जाएगी। और अगर मान लो ये वाली वैल्यू रखी होती तो ये, चूंकि ये नेगेटिव है
है ना। अगर ये निगेटिव x इज इक्वल टू 1/8 पर डिवाइड बाई d2y/dx स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1/8 पर y का जो भी फंक्शन दिया गया था -8x2 + x टू द पावर 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, है ना। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, तो मैंने कहा अब इसकी अगर मान लो किसी को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमारे पास y इज इक्वल टू हमने देखा था -8x³ था प्लस कितना था x की पावर 4 था। अरे आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, ये x² लिख गया, ठीक है। तो ये तो बड़ा ब्लंडर हो गया मुझसे, है ना। तो पूरा कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो गया है। तो ऐसा करते हैं यहीं पर सवाल को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इससे तो गड़बड़ हो ही चुका है और टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का सबका। तो इस टाइम को बचाया जाए, तो ऑप्शंस को मैं हटा दे रहा हूं अभी, है ना। तो ये x की पावर 4 था और मैं इसे धोखे में क्या ले गया था बेटा, x² ले गया था। तो अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर बात करूंगा। यहां पर फंक्शन को बदल दे रहा हूं, y इज इक्वल टू कितना ले रहा हूं, -8x³ प्लस x² ले रहा हूं, ठीक है। तो फंक्शन मैंने बाई चांस धोखे में गलत लिख लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन सवाल का कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है एकदम, कि स्टेप 1 में जैसे आपने देखा था कि y फंक्शन जो भी था उसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया, x की वैल्यूज आ गई, फिर डबल डिफरेंशिएशन किया, पहले डिफरेंशिएशन को दोबारा डिफरेंशिएट किया, कुछ वैल्यूज आ गई। तो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर x इज इक्वल टू 0 पर हमारा सेकंड डिफरेंशिएशन +2 आया और x इज इक्वल टू 1/8 पर सेकंड डिफरेंशिएशन -4 आया। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि x इज इक्वल टू 0 पर मिलेगा पॉजिटिव, मतलब मिलेगा मिनिमा, इस वैल्यू पर मिलेगा मैक्सिमा। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने फंक्शन ले लिया था 8x³ प्लस x²। तो y की मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए है तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो -8 और ये 0 और ये भी 0, तो वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। अगर उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो x इज इक्वल टू क्या पुट कर देते, 1/8 वैल्यू पुट कर देते, और x की 1/8 वैल्यू पुट करते तो ये आ जाता 1/8 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती, ठीक है। तो ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था और इसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। एक एग्जांपल और दिया गया है कि एक बॉल है, उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया। अब जब उसको फेंका गया तो जो उसकी हाइट थी उसको y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और y की वैल्यू इस बार गलती नहीं करनी चाहिए अपन को, 10t - 5t² के बराबर दी गई है। तो जहां पर y के बारे में कह रहा है कि भाई जी y इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल बताओ। तो अब हमने कहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y चाहिए, तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव पर जाना पड़ेगा। हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया y का एक फंक्शन। देखिए यहां प्रॉब्लम सॉल्विंग फंडामेंटल फोकस नहीं है, यहां पर क्या है कि वी आर गोइंग टू लर्न द मैथमेटिकल टूल, वी आर हैविंग अ प्लेंटी ऑफ मेथोडोलॉजी बाय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर हमारा मेन फोकस क्या है कि हम मैक्सिमा और मिनिमा को एक बार एटलीस्ट समझ लें। तो y इज इक्वल टू 10t - 5t² आपको दिया गया। अब हमने कहा इसकी y की हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो पहला काम क्या करोगे, dy/dx dt जो फंक्शन है टाइम का फंक्शन है, तो dy/dt की वैल्यू क्या करेंगे, हम उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी -5। अब t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो 10 तो ऐसे ही रहा, t का डिफरेंशिएशन 1, तो 10 × 1 इज 10। अब t² का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2t के बराबर, 2 आगे आएगा t टू द पावर 2 - 1 दैट इज 2t, तो ये कितना बन गया 10 - 10t, है ना। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा स्टेप है कि भाई इसको 0 पुट करो। हमने इसको 0 पुट कर दिया तो हमें यहां पर t की एक वैल्यू मिल गई बाय द वे 1 सेकेंड। अब अगर उसने सवाल दिया हुआ t की एक ही वैल्यू मिल रही है, फंक्शन एक ही वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा है और उसने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि क्या बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ, तो मैक्सिमम हाइट बताएंगे तो याद रखना, एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं कि जब एक ही वैल्यू मिले और मैक्सिमम या मिनिमम पूछा गया हो तो इसी वैल्यू पर मिल जाएगा यार। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन ना दिया हो तो इसी वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, ये बात जान दो, है ना। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया हो तब तो अलग बात है कि हो सकता है उसका मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो।
तो अगर एक ही दिया हुआ है और नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है तो सीधे लगा सकते हो, t इज इक्वल टू 1 पर ही मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, और उसने पूछा था मैक्सिमम, तो पक्का इसी पर मैक्सिमम मिलेगा, ये बात आप समझना। हाँ, आप चाहो तो दोबारा डिफरेंशिएट करके रीचेक मार लो, क्योंकि अभी तो लर्निंग ही है अपनी, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 10 का हो जाएगा 0 और ये आ गया -10, इसका मतलब है कि ये निगेटिव आ गया। तो सेकंड डिफरेंशियल जहां पर भी निगेटिव होगा, t की उस वैल्यू पर मेरा y मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने कहा t इज इक्वल टू -10 आ रहा है, इसका मतलब है t इज इक्वल टू 1, ये क्या देगा, विल गिव मैक्सिमा, है ना। तो मैंने कहा अगर ये मैक्सिमा देगा भाई जी, तो चलो आओ मैक्सिमा फाइंड कर लेते हैं, इससे ले लेते हैं मैक्सिमा, ये दे रहा है। तो इसने वैल्यू क्या दे दी थी, y इज इक्वल टू 10t माइनस 5t², और y की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब t की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 10 - 5 इंटू 1², 10 - 5 विल बिकम 5 मीटर। तो हम आसानी से आंसर को टिक कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना था कि पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, उसमें को 0 रखो, t की वैल्यू आएगी, t फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, फिर वैल्यू ये जो वैल्यू आई थी उनको रखो, अगर नेगेटिव आ गया तो इस t की वैल्यू पर मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आ गया तो ए t की इस वैल्यू पर मिनिमा मिलेगा, और मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू को हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो भाई आगे बढ़ा जाए अब, है ना। इंटीग्रेशन की छोटी छोटी सी बातें करेंगे, थोड़े थोड़े इंटीग्रेशन छोटे मोटे देखेंगे, उनके एप्लीकेशन। हमारा इंटीग्रेशन पर्पस नहीं है, हमारा इंटीग्रेशन के बेस्ड पर जो एप्लीकेशन है वो है पर्पस। तो इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। जैसे इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का किया जाएगा तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, है ना। तो जैसे कोई फंक्शन दे दिया f(x), उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो dx। अब इस इंटीग्रेशन का मतलब है थोड़ा तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बनता है ना, हालांकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीनिंग बनेंगे, बट स्टिल अगर कोई फंक्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि ये y इज इक्वल टू f(x) है कोई फंक्शन, और x के साथ इस फंक्शन को बनाया जाए और फंक्शन कुछ ऐसे बन जाता है, तो y इज इक्वल टू, अब f(x) y dx लिखो, इसको आप y dx लिखो, है ना, या इसको f(x) dx लिखो, तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो y इंटू dx है। तो हमने कहा यार ये y का मतलब तो ये कोई वैल्यू y आ गई, है ना, और अगर इसमें dx से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो y इंटू dx, ये dx आ गया छोटा सा x में चेंज, तो ये था x और ये आ गया छोटा सा x में चेंज, x में थोड़ा सा बढ़ाओ, इंक्रीमेंट, dx रिप्रेजेंट इंक्रीमेंट, चेंज रिप्रेजेंट इंक्रीमेंट, y प्लस dy, x प्लस dx हमेशा इंक्रीमेंट को शो करता है। तो dy अपॉन dx इज रिलेटिव इंक्रीमेंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। तो अभी dy y में थोड़ा सा चेंज किया तो y इंटू dx क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन, मतलब जोड़ना। तो ऐसी बहुत सारी पट्टियां बनाते बनाते अगर आप इनके सबके एरिया को जोड़ दोगे, मतलब इंटीग्रेट कर दोगे, जोड़ दोगे, तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके छोटे छोटे फॉर्मूले थोड़े से देखते हुए चलेंगे, है ना, और उसके बाद आगे बढ़ते। तो अभी हमने कहा देखो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला x टू दी पावर n dx, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। इसमें क्या है कि कांस्टेंट लगा दिया जाता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का नॉर्मली ऑपोजिट चीजें आती हैं। तो अभी इसमें क्या होता है कि डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनेगी, तो ये कांस्टेंट गायब हो जाता है अगर कोई होता है। फॉर एग्जांपल तो अभी मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक कांस्टेंट लगाते चलना। थोड़े से इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले देख लेता हूं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स हो जाता है, याद रखना प्लस सी लग जाएगा, है ना। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सी लगा देना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, याद रखना क्या होता है, ln x के बराबर होता है, प्लस सी लगा देना। यहां पर इसका मतलब है कि ये x, ये जो आपने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी थी, ये पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर n की वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है ना, और वो n क्या होना चाहिए, x टू दी पावर -1 बनेगा। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n इज इक्वल टू
-1। तो अभी खैर मैं 2-4 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मैंने लिए, है ना, कि ये फॉर्मूले मान लो आपने याद कर लिए, तो इसके बेसिस पर आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन के छोटे छोटे सवाल लगा सकते हो, है ना। इंटीग्रेशन के हम बहुत फंडामेंटल छोटे छोटे सवाल लगाएंगे। जैसे उसने हमसे कहा कि यार y इज इक्वल टू एक्स है या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। तो अभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर आप देखोगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखो एक और बहुत छोटी सी बात, मैं बेसिक मैथ पे ही रहूंगा, मैथमेटिकल टूल्स पर ही रहूंगा, कोई स्टाइल नहीं करनी अपने को। स्टाइल मारने का समय आएगा, स्टाइल भी मारेंगे अपन, है ना, कि भैया फट से ग्राफ बनाया और ये धड़ 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 धड़, ये सब नहीं। अभी देखो अगर कोई ग्राफ आता है, कई बार तो हमें ग्राफ में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो ग्राफ बनाने का कंप्यूटराइज्ड मेथोडोलॉजी है कि एक्स की कंप्यूटर कैसे ग्राफ बनाता है, वो एक्स की बहुत सारी वैल्यूज लेगा, उससे वाई की बहुत सारी वैल्यू निकालेगा। जैसे उसने कहा यार हम ऐसे बनाते ग्राफ, एक्स लिया वाई लिया, उसने कहा एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू +1 वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू -1 वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू +2 वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 -2 4। तो ऐसे एक्स की बहुत सारी वैल्यू कंप्यूटर ले लेता है। ये हमें एक बार पता होना चाहिए। कई बार हमें ग्राफ ऐसा मिल जाता है, हमें गड़बड़ा जाते हैं, हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़े अंदाजे से हम बहुत सारे सवाल कर ले जाते हैं, यहीं पर हम मार्जिन क्रिएट करते हैं लोगों के बीच। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाते हैं, एक्स से कुछ पॉइंट मिले, y की वैल्यूज मिली, इन पॉइंट को मैं यहाँ पर ऐसे एक दो ऐसे पॉइंट बनाऊंगा, है ना, और इन ग्राफ पॉइंट्स को मिलाऊंगा ऐसे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये इस तरह का कुछ ग्राफ मुझे मिल जाएगा। अब उसने आपसे कहा कि ऐसा करो, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 के बीच जो है वो आप क्या कर दो, एरिया अंडर ग्राफ फाइंड कर दो, है ना। एरिया अंडर ग्राफ जो है क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैंने कहा ये आपको क्या भाई साहब कैसे करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यार ये इंटीग्रल y dx क्या रिप्रेजेंट करता था, एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट करता था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत आसान है, इसको मैंने ले लिया y dx। अब मैंने कहा y dx ले लिया, तो मैंने कहा यार y dx कहां से शुरू करना था, x इज इक्वल टू 0 से शुरू करना था। नोटिस करिएगा कहां से शुरू करना था, x इज इक्वल टू 0 से। कहां तक फाइंड करना था, x इज इक्वल टू 1 तक का। तो यहां से पूरा एरिया फाइंड होगा। तो यहां से शुरू करेंगे, एरिया यहां से शुरू होगा, बढ़ते 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 यहां तक का एरिया फाइंड करना है, इसके आगे का मुझे एरिया फाइंड ही नहीं करना। तो अब मैंने कहा इसको तो रखो यार, अब करो। तो y की जगह क्या रख दिया गया, एक्स स्क्वायर dx कर दिया गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो n+1 अपॉन n+1, है ना। तो इंटीग्रेशन किया तो ये बन गया x की पावर 2+1 अपॉन 2+1। और आपको पता था यार इसमें तो c भी लगेगा यार, ऐसे थोड़ी होगा बिना जो है कांस्टेंट के, तो ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो जो एरिया हमारा आ रहा है वो कितना आ गया, x³/3 अब मैंने क्या करूं, अब मेरे को इंफॉर्मेशन है कि कहां से कहां तक करना है। तो मैंने कहा देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो वहां से एरिया की वैल्यू शुरू होगी, x की वैल्यू जब 0 थी तो वहां से एरिया की वैल्यू शुरू होगी। तो x की वैल्यू जब 0 थी तो वहां से एरिया शुरू होगा, मतलब शुरुआत में तो नहीं था x इज इक्वल टू 0 पर। तो मैंने इसमें वैल्यू रख दी, एरिया की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 है, ये भी 0 हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मैंने कहा नहीं मुझे c तो मिल गया, तो इसका मतलब है एरिया का फंक्शन बदल के क्या हो गया, x³/3 प्लस c की वैल्यू 0 रख दी। अब x इज इक्वल टू 1 पर एरिया देखना है मुझे, 0 से तो हो गया, तो मैंने x इज इक्वल टू इसमें 1 रख दिया, तो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 के बराबर। ये मेथड जो अभी आपने लगाया बहुत बेसिक बात है, लेकिन मैथ्स इतनी जल्दी चीजों को छोड़ती नहीं। वो कहते ये सब तो ठीक है, इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैंने कहा डायरेक्ट कैसे, तो डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने एक नई मैथमेटिक्स ही बना दी, उन्होंने कर दिया डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन कर दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, बिल्कुल सेम बात, बिल्कुल एकदम फंडामेंटल यही बात है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। जैसा आपने इंटीग्रेशन में किया था ना, एज इट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है, बस इसमें ध्यान रखने की एक छोटी सी बात है। तो अभी हमारे पास एरिया का एक फंक्शन हम लिख रहे थे, एरिया कितना लिखा था बेटा पिछले सवाल में, एरिया पिछले सवाल में आपने लिखा था y dx, है ना, और y की वैल्यू क्या थी, x² के बराबर थी, और लिमिट कहां से कहां तक दी गई थी, x की लिमिट मतलब x की वैल्यू 0 से शुरू हुई थी और 1 तक का एरिया आपको फाइंड करना था। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, सेम बात है, उसको ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रल y dx
और इसमें सीधे लिख देते x इज इक्वल टू 0 से कहां तक जाना है, x इज इक्वल टू 1 तक की वैल्यू लेनी है। तो 0 से लेके 1 तक यही लिख दिया था। अब इसको सॉल्व करने की अपना एक तरीका है, मेथोडोलॉजी है, लेट अस चेक। तो अभी हमारे पास y की वैल्यू क्या थी बेटा, x स्क्वायर थी, ये क्या था dx लिखा हुआ, dx लिख दिया। अब हमने कहा x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके 1 तक चली जाएगी। तो x की वैल्यू 0 से आप पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का जैसे इंटीग्रेशन करते थे एज इट इज इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब बाई 3। ऐसे डिब्बा बना के ऐसे सजा के लिख दो, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। तो ऊपर वाली लिमिट की वैल्यू पहले रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर नीचे वाली लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो अभी हमने कहा रख लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x की वैल्यू पहले 1 रखी, तो ये आ गया 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 1/3 यूनिट के बराबर सेम वैल्यू आने वाली है। ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है तो कौन सा इंटीग्रेशन, अपन नॉर्मल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे इसको और करके पहले, लेकिन इसमें आएगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको किसी एक लिमिट का यूज करना पड़ेगा, उससे सी की वैल्यू आ जाएगी। अब जब सी की वैल्यू आ जाएगी तो फिर सी की वैल्यू रख के दूसरी लिमिट से एरिया की वैल्यू मिलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, जहां से जहां जैसा भी फाइंड करना चाहो, जो भी मेथड अच्छा लगे। नॉर्मली लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी देखो इंटीग्रेशन थोड़ा हो गया, थोड़ा डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो क्या होता है, एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक पर मिलेगा, है ना, एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, ओरिजिनल एग्जाम की, तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि भाई साहब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम मिनिमा से पूछ रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री से पूछ रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर तो क्या होगा, क्वेश्चन होगा, आपको सॉल्व करना होगा और आपको ये नहीं पता होगा कि टॉपिक क्या है। तो एक बात ध्यान रखना कि दिमाग पूरा एकदम रैंडम चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, जहां जैसी जरूरत है अपन लगाएंगे। तो टॉपिक के बेसिस पर दिमाग को बाइस्ड भी नहीं करना। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं छोड़ गया था लेता हूं, यहां देखिएगा। अभी जैसे उसने कहा कि रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, रेडियस इज आर, और क्या है, हाइट उसकी दी गई है, इसका एरिया बताओ। अब ये सवाल तो बहुत छोटा सा है यार, फॉर्मूला भी हमको पता है, उसने दे भी रखा है। अब हमें इससे करने को क्या मिल रहा है, हमें इससे मिल रहा है सीखने को। क्या सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। अभी जैसे मान लीजिए कोई एक सर्कुलर सिलेंडर बना लिया आपने, है ना, और उसने कहा कि भाई इसका जो है रेडियस है और हाइट है, अभी इसका एरिया चाहिए। तो अभी मुझे पता ही है ऐसे सर्कुलर सिलेंडर ऐसे बन रहा है, सिलेंडर हम सब समझते हैं, पाइप हमने देखा होगा, सिलेंडर हमने देखा है। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें छोटा सा, अब यहीं पर पूरा गेम है फिजिक्स का कि वो छोटा सा एलिमेंट लेना सिखाता है ना, छोटा सा टुकड़ा लेना सिखाता है। तो अभी आप कहोगे देखो यहां से क्या करो, कुछ वाई हाइट पर जाओ और एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ठीक है। तो अभी आपको क्या मिलेगा, एक छोटा सा एलिमेंट मिलेगा ऐसे, है ना, और इसकी हाइट क्या है, ये क्या है, ये dy के बराबर है। आपको एलिमेंट लेना सीखना, ये ध्यान रखना। अब मेरे को एक पट्टी मिल गई पूरी, है ना, एक स्ट्रिप मिल गई, एक स्ट्रिप मिल गई। इस स्ट्रिप की मोटाई कितनी दिख रही है, dy के बराबर। इस स्ट्रिप को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो मुझे एक रिंग जैसी पट्टिका मिलेगी ऐसे करके, है ना, और इसकी थिकनेस मुझे क्या दिख रही है, dy के बराबर है, और इसकी रेडियस मुझे क्या दिख रही है, r के बराबर है। अभी ध्यान से देखना, अगर मैं इस पट्टिका को, इस स्ट्रिप को, इस रिंग को ऐसे कट कर दूं, है ना, इसके अंदर से भी ऐसे मोटाई, इसको ऐसे यहां से कट मारो, कट, ऐसे कट कर दो, कट, है ना, और फिर इसको ऐसे खोल दो तो एक पूरा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगा। तो पूरी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऐसे करके बनेगी। अब इसकी जो पूरी लेंथ थी वो कितनी है, 2πr के बराबर है, और इसकी थिकनेस कितनी दी गई थी, dy के बराबर है। एरिया के बारे में एक बात याद रखना, एरिया की जो परिभाषा है वो रेक्टेंगल के लिए है, लेंथ इंटू विड्थ से आता है एरिया, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। एरिया इज डिफाइंड ओनली फॉर रेक्टेंगल। हाउएवर हम क्या करते हैं, उस फंडामेंटल फॉर्मूले का यूज करके अलग अलग जगहों पर, जैसे हमें कोन का सरफेस एरिया चाहिए तो πr/l वाला फॉर्मूला हम डेवलप करते हैं, हमें स्फीयर का सरफेस एरिया चाहिए तो हम 4πr²
एरिया फॉर्मूला यूज करते हैं। ये सारे फॉर्मूले, हमें सर्कल का एरिया चाहिए तो पाई आर स्क्वायर, एरिया का जो डेरिवेशन है वो यहीं से आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ से आता है। तो खैर, तो मैंने कहा यार ये मैं अगर इसको कट करके इसको सीधा करूंगा तो मुझे एक रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा, और मैंने कहा भाई इसका जो एरिया आएगा उस एरिया को मैं छोटा सा एरिया लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2 पाई आर डी वाई के बराबर बन जाएगा। अब मैंने कहा भाई अब मुझे इंटीग्रेट करना है, एरिया को, छोटा सा एरिया तो मिल गया था, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो जोड़ जाड़ के पूरा एरिया मिल जाएगा। तो मैंने कहा इंटीग्रेशन कर दो। कहां से कहां तक करना है, तो आपने कहा y की वैल्यू 0 से पूरी हाइट कितनी थी, h के बराबर थी, तो y की वैल्यू 0 से h तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो तुम्हें एरिया मिलने वाला है 2 पाई आर क्या है, y पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसको कर दो बाहर, तो 2 पाई आर आ गया बाहर, इंटीग्रेशन dy आ गया, 0 से h तक आ गया। dy का इंटीग्रेशन क्या करेंगे अब, इंटीग्रल ऑफ dy इज y, तो ये बन जाएगा 2 पाई r और ये बन गया y, लिमिट 0 से h तक। तो अभी आपको दिख गया होगा कि आपने एरिया की वैल्यू पहले ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे 0 लगा के लिखोगे तो एरिया कितना दिख जाएगा, एरिया की वैल्यू आपको दिख जाएगी 2 पाई आर एच के बराबर। तो आप एरिया फाइंड कर लोगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा भाई इस बार मैं ले लेता हूं एक सर्कल। मैंने कहा भाई सर्कल के मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है, आर के बराबर होता है। अब किसी ने कहा इसका एरिया बताओ, तो एरिया तो मैंने रटा हुआ है पाई आर स्क्वायर। अब आया कहां से, आया कहां से, तो क्या करो एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप कट कर लो, है ना, तो ये एक क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। अब क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर। मैंने क्या किया, कितना एंगल लिया, मैंने कहा एंगल तो मैं बहुत छोटा लेना चाहता हूं, और ये जो बहुत छोटा सा एंगल है, ये छोटे से एंगल को मैं बाहर लिख दे रहा हूं डी थीटा। अब एंगल कितना है, डी थीटा है। ये आर्क लेंथ अगर मुझे मिल जाए, आर्क लेंथ मैं फाइंड करने वाला हूं, इसको मैं फिलहाल डीएल लिख देता हूं, तो ये डीएल आ गया। रेडियस की वैल्यू कितनी, आर के बराबर है, तो ये वाली लेंथ, इस आर्क की लेंथ कितनी आ जाएगी, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा आ जाएगी। अब मैंने कहा भाई मुझे इसका एरिया लिखना है, तो अगर ये दोनों पॉइंट बहुत पास हैं तो 90 डिग्री तो बनता ही है, तो आई कैन ट्रीट दिस एलिमेंटल एरिया, treat this elemental area as ट्रायंगल। कैसे ट्रीट कर सकते हो, इसको हम एक छोटे ट्रायंगल की तरह यूज कर सकते हैं। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या था, आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या था बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर था, है ना। तो हमने कहा चलो बढ़िया है, तो फिर तो बेस इंटू हाइट से लगा देंगे। तो 1/2 बेस कितना है, तो बेस आप कहोगे अगर इस ट्रायंगल को ऐसे देखेंगे तो ये बेस का काम कर सकता है, ये परपेंडिकुलर का काम कर सकता है। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर के बराबर, और हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एल के बराबर। तो इस समय आपको छोटा सा एरिया मिल गया है, और उस एरिया की वैल्यू कितने के बराबर है, 1/2 आर डी एल। अब डीएल हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा था, कितना फाइंड कर रखा था, डीएल की वैल्यू आर डी थीटा के बराबर थी। तो मैंने कहा चलो 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 कोई बात नहीं, तो अभी इसकी वैल्यू रखो, तो डी इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 1/2 आर डी एल, डीएल डीएल डीएल। ये लेंथ कितनी आ गई थी, तो आप कहोगे ये लेंथ तो आर डी थीटा के बराबर आ गई थी। मैंने कहा भाई इसको इंटीग्रेट करके पूरा एरिया मुझे बताओ जरा जल्दी से, तो मैंने कहा इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पूरा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा के बराबर। आर स्क्वायर बाई 2 तो आ गया बाहर, और डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे, अगर इस पूरे को इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा एंगल कितना मिलने वाला है, एक पूरे पॉइंट के चारों तरफ का एंगल कितना होता है, 2 पाई के बराबर। तो यहां पर आप क्या रखने वाले हो, 2 पाई। अब आपको दिख रहा होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर के बराबर, किसी स्फीयर के सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। एक छोटी सी बात और, थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन एक बार और, अभी मैंने कहा देखो क्या है कि मैं बना रहा हूं इसको क्या, स्फेरिकल सरफेस। कैसा सरफेस है ये, स्फेरिकल सरफेस अगर बनाया जाए, है ना, तो एक रिजल्ट आप याद रखिएगा स्फेरिकल सरफेस का, है ना, और वो क्या है कि अगर इसमें से मान लो ऐसे कोई हिस्सा कट कर लो, ये एंगल है मान लीजिए थीटा के बराबर, ये एंगल भी है थीटा के बराबर,
तो अभी यहां से क्या करोगे कि यहां से ऐसे कट लगा रहे हो तो एक आपको कटोरा शेप मिलेगा। क्या मिलेगा? एक यहां पर आपको बोल शेप का एक सरफेस मिलेगा, बोल शेप्ड सरफेस। ठीक है, तो इस सरफेस का एरिया चाहिए। जैसे मान लो तरबूज ले लो, ऐसे तरबूज गोल, उसको ऐसे कट कर लो साइड से, तो उसका एक टुकड़ा मिलेगा। तो इधर वाला जो सारा हरे रंग का जो सरफेस होगा उसका एरिया लिखने जा रहे हैं, है ना। उसके एरिया को ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसको याद करेंगे। तो एरिया, कर्व्ड एरिया, ठीक है, कौन सा एरिया? कर्व्ड एरिया। तो कर्व्ड एरिया कितना आ जाएगा? इतने पार्ट का एरिया लिख रहे हैं, ध्यान से देख लो, ये इतने पार्ट का, ये ऐसे करके कटोरा निकलेगा, इसके सरफेस का एरिया। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत सारी जगहों पर बार बार काम आएगा। 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप सरफेस का एरिया चलते चलते याद रखिएगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होता है। अगर उसने आपसे कहा कि यार थीटा की वैल्यू, इसको ऐसे बढ़ाते बढ़ाते इधर तक आ जाओ, तो आधा सरफेस कवर हो जाएगा। दोनों तरफ से थीटा की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते इधर तक जाओ, तो थीटा की वैल्यू जब पाई बाई 2 होगी, है ना, तो सरफेस कैसा होगा? हेमी स्फेरिकल। तो सरफेस हो जाएगा हेमी स्फेरिकल सरफेस। तो अभी इसका एरिया क्या करोगे? हेमी स्फेरिकल सरफेस का एरिया, तो इसका एरिया में थीटा की जगह पाई बाई 2, कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो आधे स्फीयर का सरफेस का एरिया कितना हो जाता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो थीटा की वैल्यू, इसको घुमाते घुमाते यहां से ऐसे, ये दोनों ऐसे करके ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसे इसको खोलते जाओ तो ये पूरा बना लो। तो यहां से कवर करते करते अगर पूरा एरिया लेना है, तो थीटा इज इक्वल टू, अगर तुमने पाई रख दिया तो क्या हो गया? कंप्लीट सरफेस बन गया, कंप्लीट स्फीयर बन गया। तो कंप्लीट स्फीयर का फॉर्मूला क्या याद करते थे हम लोग? तो कंप्लीट स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला हमें पता हुआ करता था, वो अभी आने वाला है। कॉस पाई की वैल्यू -1 के बराबर होती है। कॉस पाई कितना होता है? -1। तो यहां रखोगे कॉस पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, 2 2 4, तो कितना बन गया? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। कंप्लीट स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो दो बातें अभी यहां पर, बस एक बात अगर याद रखोगे, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इज द सरफेस एरिया ऑफ एनी स्फेरिकल पार्ट। किसी सेक्शन का अगर आप एरिया लिखना चाहते हो, एक कटोरा जैसा शेप निकलेगा जिसका एरिया का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा याद रखना कि थीटा आधा ही एंगल है, पूरा एंगल नहीं है। तो हाफ कोन एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा कौन है? इस बात को याद रखना, कौन है? हाफ कोन एंगल है। ठीक है, चलिए, तो चलो भाई आगे चलते हैं, थोड़ी बातें और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिया गया है, ये सवाल आपको ऐसे आप अपना करिएगा, होमवर्क में मॉड्यूल से निकाल के दिया मैंने आपको, है ना। और देखिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास। अब देखो इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन पर सवाल ले लिया गया। इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन पर सवाल देखे कि भाई करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। किसी तार में, ऐसे कोई तार है इसमें करंट फ्लो कर रही है। अब करंट अगर फ्लो कर रही है तो करंट का उसने फंक्शन दे दिया यार। उसने कहा करंट की वैल्यू कितनी है? I = 6t + 9t स्क्वायर के बराबर है। तो करंट की वैल्यू अगर 6t + 9t स्क्वायर के बराबर है, तो वो कह रहा है एवरेज बताओ। ओ भाई साहब, एवरेज का क्या मतलब होता है यार? एवरेज का मतलब तो बड़ा बवाल हो गया। एवरेज करंट का मतलब होता है किसी भी फंक्शन के एवरेज का मतलब, है ना। तो वो पहले एक एवरेज की छोटी सी बात, कोई फंक्शन दिया, तो जैसे मान लो उसने आपको दे दिया y = f(x), है ना, कोई फंक्शन, किसी भी फंक्शन का एवरेज, बहुत सिंपल है ना। तो अभी y की एवरेज वैल्यू को ऐसे ऐसे करके ऐसे इसमें बंद करते हैं, ऐसे दो नुकीलों में। इसका मतलब होता है एवरेज वैल्यू। क्या मतलब होता है? एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू को याद रखिएगा, आपको बहुत सारी जगहों पर, जैसे आपको एसी में, आपको वेव में, यानी कहां कहां पर बार बार एवरेज वैल्यूज पर सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो एवरेज वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो फॉर्मूला याद रखिएगा, इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रल dx होता है ना। ये आपका एवरेज का बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन है। तो अभी एवरेज वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्या आ गया था? हमारे पास तो उसने करंट का फंक्शन दे रखा है 6t + 9t स्क्वायर, और कब से कब तक के लिए बताना है? उसने कहा इस टाइम इंटरवल के लिए बताओ। तो मैंने कहा यार बहुत सिंपल सा, क्या करोगे? इंटीग्रेशन I dt अपॉन इंटीग्रल dt,
यही है ना, फॉर्मूले में कोई बदलाव तो नहीं किया मैंने। क्या फॉर्मूला था, अगर y x का फंक्शन था तो y dx अपॉन x जगह t आ जाएगा तो y dt अपॉन dt, कुछ भी आ जाएगा यहाँ पर वो रख देंगे, y की जगह कुछ आएगा वो रख देंगे। जैसे हमारे पास y की जगह उसने दे दिया i इज इक्वल टू एफ टी, है ना, और उसने हमसे कहा कि i की एवरेज वैल्यू बताओ, तो हमने कहा i की एवरेज वैल्यू जहां से जहां तक भी बतानी है बता दी जाएगी। तरीका क्या लगेगा, i dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt, ये फॉर्मूला हमको याद भी रखना है। तो करो चलो इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो i की वैल्यू कहां से कहां तक, लेकिन समय t इज इक्वल टू 0 से 10 तक लेना है, तो t की वैल्यू 0 से 10 तक यहां भी, t की वैल्यू 0 से 10 तक यहां भी, i की वैल्यू रख लोगे। i का फंक्शन दिया गया 6t प्लस 9t स्क्वायर, तो i की वैल्यू रख दी आपने, कितनी रखी 6t प्लस 9t स्क्वायर, है ना, और dt तो बाहर लगा ही हुआ था, और t की लिमिट 0 से 10 तक, तो डिवाइडेड बाय, अभी यहां पर इंटीग्रेशन कितना आ गया, dt का इंटीग्रेशन है, तो dt का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। t की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके 10 तक जाएगी, सॉरी, है ना, t की वैल्यू 0 टू 10 तक है, ठीक है, तो t की वैल्यू 0 से 10 तक गई। अब हमने यार इसको जल्दी से इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये कितना था 6t प्लस 9t स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6t की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन की अगर आप बात करोगे तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है t क्यूब बाई 3, है ना, तो ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3, लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 10 तक लिमिट है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, ये 10 माइनस 0 इज 10 बन जाएगा। तो अभी बहुत आसानी से वैल्यूज रख देते हैं इसमें, पहले ऊपर वाली वैल्यू 10 रखेंगे और फिर उसके बाद नीचे वाली वैल्यू रख देंगे, 0 माइनस करके रख दी जाएगी। तो अभी यहां पर कितना आ जाएगा 6 से, तो ये 2 से तो कैंसिल हो गया, 2 3 6, 3t स्क्वायर बन गया और प्लस 3 3 9, 3t क्यूब बन गया, t की वैल्यू 0 से कहां तक चली गई 10 तक चली गई, और ये नीचे कितना आ गया 10 आ गया। तो अभी ये बन गया हमारे पास 3 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 हटा दो, तो 300 और इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 330 के बराबर आंसर हमारे पास आने वाला है। तो खैर ये तो कहोगे कैलकुलेशन याद रखना है कि अगर आपको कभी कोई फंक्शन दे दिया जाए, जैसे i इज इक्वल टू 60 प्लस 9t स्क्वायर दिया गया था, और इससे अगर वो कई बार ऐसा फंक्शन दे दे कि i इज इक्वल टू, मान लो उसने आपको कुछ दे दिया 2t प्लस 5 के बराबर, और उसने कहा t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच फ्लो चार्ज बताओ, फ्लो चार्ज कितना चार्ज फ्लो हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू दी सर्किट, है ना, तो Q की वैल्यू पूछ ली उसने इस टाइम इंटरवल पर। तो बस आपको आप ये तो हो गई मैं आपकी फिजिक्स वाली पार्ट कि I का मतलब क्या होता था, तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए dq बाई dt के बराबर होता था। इसकी वैल्यू अगर किसी ने 2t प्लस 3 दे दी है तो अब आपको क्या करना, dq की वैल्यू पहले चाहिए तभी तो उसको इंटीग्रेट करोगे, तो आप क्या लिख दोगे dq इज इक्वल टू 2t प्लस 3 और ये बन जाएगा dt, है ना। तो dq की वैल्यू को अब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, q की वैल्यू मिलेगी। तो आपने दोनों तरफ ऐसे इंटीग्रेशन लगा दिए, तो q का इंटीग्रेशन क्या दे देगा, चार्ज की वैल्यू, तो चार्ज टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, हमको दिया गया था t की वैल्यू 0 से t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच कितना चार्ज फ्लो कर गया बता दीजिए। हमने कहा t इज इक्वल टू 0 से चलेंगे, t इज इक्वल टू 1 तक की बात करेंगे, और हमारा i की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, है ना, तो ये हमारा i dt भी बन जाता है ना, dq, i की वैल्यू कितनी थी 2t प्लस 3, तो 2t प्लस 3 और ये क्या बन गया बेटा dt। अब इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो ये हो जाएगा 2, है ना, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 3 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन याद रखना t के बराबर, या 1 का इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में है तो x के बराबर। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रल dt लिखा है तो इसका मतलब होता है t, अब लिमिट होगी तो जो भी है ना, या c लगा लो, इंटीग्रेशन dx का इसका मतलब है x, तो कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन वो उसी वैल्यू में आ जाएगा। अब लिमिट लग देंगे कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, तो अभी ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है ना, तो t स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, t स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 3 इंटू 1, है ना,
प्लस 3 इंटू 1, ये तो हो गई टी की 1 वैल्यू रखी, 0 रखोगे तो दोनों ही टर्म क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब इसको चार्ज को किस में लिखते हैं, कूलाम में लिख देते हैं, तो 4 कूलाम चार्ज आपका फ्लो कर गया है। ठीक है, तो अभी आपने इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखा, छोटे छोटे एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन का बेसिक फंडामेंटल मतलब क्या है, जैसे कोई भी फंक्शन, दोबारा से एक बार ध्यान से सुन लो, इंटीग्रेशन y dx अगर कुछ लिखा हुआ है, या इंटीग्रेशन y का कोई फंक्शन x स्क्वायर dx लिखा है, या इंटीग्रेशन मान लो उसने आपको ऐसे दे रखा है इसकी जगह कि sin x dx दे दिया, या इंटीग्रेशन उसने आपको कुछ भी दे दिया, इसका मतलब है कि जैसे ये x स्क्वायर और dx है तो इसके बीच का इसका ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। साइन एक्स का कोई फंक्शन दे देगा तो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया है ना, जहां तक भी आप इसको इंटीग्रेट करोगे वहां तक का। तो इंटीग्रेशन का फंडामेंटल मतलब तो होता है एरिया अंडर ग्राफ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, दोनों चीजों का प्रोडक्ट होगा तो वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिक्स में। ठीक है, चलेंगे। तो ये तो थी बेटा किसकी बात, इंटीग्रेशन की। अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले फंडामेंटल बात क्या आती है कि अगर आपने कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लिया आपने कि यार ये अगर एंगल दे दिया गया थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड का नाम क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अच्छा, ये सबसे बड़ी साइड या 90 डिग्री के सामने की साइड क्यों क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और जो तीसरी साइड बचती है उसको क्या कहते हैं, बेस कह देते हैं। अब हमें पता है कि यार साइन थीटा, सबको याद है ना, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां तक बहुत सिंपल सी बातें हैं, लगभग लोगों को याद रहती है, फिर भी एक बार अपन को क्विक रिवीजन करना है तो अपन देख लेते हैं। अच्छा, यही साइन थीटा ये होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर हो जाता है, यही कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर हो जाता है, यही 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर हो जाता है। अब ये तो क्या थोड़ा फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे हैं, हमको याद भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो वही बेसिक बात है ना। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ी वैल्यूज याद रखिएगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एक बार देख लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, हालांकि ये बताने लायक बात नहीं है, स्टिल एक बार 60 डिग्री, एक बार 90 डिग्री। तो अगर अपन साइन थीटा की वैल्यू देख लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो अगर इसी में कॉस की वैल्यू देखोगे तो पलट के लिख देते हैं सारी वैल्यूज ऐसे, तो यहां पर आ जाएगा 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है ना, कॉस 45 1/√2, tan 6 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। अभी अगर tan की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस से आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा दे देगा तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा टेंडिंग टू इंफिनिटी या नॉट डिफाइन, है ना, इंडेफिनिट वैल्यू आ जाएगी, लार्ज वैल्यू आएगी। अभी इसका उल्टा कर दोगे तो साइन का उल्टा क्या देगा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या देगा 1 अपॉन कॉस का उल्टा 1 अपॉन सेक थीटा और टेन का उल्टा 1 अपॉन कॉट थीटा दे देगा। तो ये तो हो गई छोटी छोटी सी बातें है ना, इनकी वैल्यूज को याद रखिएगा। एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अच्छा, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ऐसे आपके साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, इस तरह के छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले बताना उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी है, स्टिल एक बार याद दिला दें कि ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सारे के सारे। थोड़ा सा मैं अप्रोक्सीमेशन की एक बात करता आया हूं, है ना। जैसे हमको बताया जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा के बराबर होती है, अप्रोक्सीमेट व्हेन थीटा क्या होता है, वह थीटा इज वेरी स्मॉल। तो जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी,
थीटा के बराबर हो जाएगी। तो यार मैंने कहा इसमें एक बात बस याद रखने की है, वो रिमाइंड करानी जरूरी है कि यहां पर जब साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर रख रहे हो तो थीटा कैसा होना चाहिए, थीटा मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए। किसमें होना चाहिए बेटा, रेडियन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने आपसे कहा कि साइन 1 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, तो अगर आपने इसको 1 के बराबर कर दिया तो गेम खत्म। तो अभी आपको इसको 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमें पता है कि पाई रेडियन कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए हो तो मैं कहूंगा अगर 1 डिग्री की वैल्यू की बात करोगे तो 1 डिग्री कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, साइन 1 डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर नहीं की जाएगी क्योंकि थीटा जो भी एंगल है इट मस्ट बी इन रेडियन। तो मैंने कहा पहला काम इसको करना पड़ेगा, साइन 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री को कितना रेडियन के बराबर लिखोगे, पाई 1/80 रेडियन के बराबर लिखोगे। अब चूंकि ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है तो इस वैल्यू को ही साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर करोगे, मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई अपॉन 180 के बराबर आ जाएगी। कई बार बच्चों के ऐसे डाउट्स आते हैं कि सर आप लोग जो है साइन थीटा की वैल्यू थीटा कब तक लेते हो, है ना। तो लोगों को पता है यार 10 डिग्री 12 डिग्री ऐसे ले लिया करो, बस इतने तक चल जाता है ना। 10 डिग्री 12 डिग्री का मतलब साइन 10 डिग्री को 10 मत लिख देना, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में रहेगी। तो अभी अप्रोक्सीमेशन की बात चलिए तो थोड़ा सा मैं बात को आगे बढ़ा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा की वैल्यू किस कब तक थीटा के बराबर लोगे, तो थीटा पे अगर मैं नोटिस करूं, जैसे मैं कहूं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू की बात करूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू मैं लिखूंगा, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा, पाई/6 बन जाएगा, 3 6 80। अब अगर मैं देखूं यहां पर और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर पाई/6 के बराबर ले लूं, मुझे पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी, 1/2 के बराबर होती है। तो इस साइन 30 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1/2 और अगर मैं अपने साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा वाले से देखूं तो पाई/6 और पाई की वैल्यू जैसा कि आप लोग जानते हैं 3.14 के बराबर डिवाइडेड बाय 6, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1/2 के बराबर ही आ जाती है। इसका मतलब ये है कि लगभग साइन थीटा की वैल्यू थीटा कब तक लिख सकते हो, जब तक थीटा 30 डिग्री के से कम है। तो आप अप्रोक्सीमेट आप देख रहे हो कि हमारी जरूरतों के हिसाब से वी कैन टेक साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल, और वो स्मॉल कब तक है, लगभग थीटा से कम रहेगा तो हम स्मॉल मान सकते हैं। अच्छा, अब ये साइन थीटा का अप्रोक्सीमेशन था। अब कॉस थीटा का अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, कॉस थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां पर याद रखना, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होता है तब के लिए बात है। अब बहुत छोटा कितना छोटा होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, तो वो आपको एक आइडिया दिया गया। हालांकि whenever you are taking approximation of something you are introducing certain amount of error in that calculation। अब आपको वो कैलकुलेशन में एरर अगर बर्दाश्त है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना अप्रोक्सीमेशन आप मान लेते हो, अलाउड है, तो हम कर लेते हैं। नहीं तो थीटा जितना छोटा होगा साइन थीटा की वैल्यू थीटा के उतने ही बराबर होती जाएगी और अमाउंट ऑफ एरर उतना ही कम होता जाएगा। खैर, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू 0 करोगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये वैल्यू को नॉर्मली तो 1 लिख लेते हैं, लेकिन कई बार कॉस थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 भी लेते हैं, है ना। तो अगर कहीं पर जरूरत पड़ जाए 1 से काम चल रहा हो तो 1 ले लेंगे, किसी ने कहा नहीं हमें इतना इसमें थोड़ी एरर आ जाती है तो इस एरर को कम करने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो थीटा स्मॉल के लिए हम ये यूज करते हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन कि यार कभी तो आप बोलते थे कि कॉस थीटा की जब थीटा छोटा हो तो कॉस थीटा को 1 रख लिया करो, कभी आप कहते हो नहीं ऐसा नहीं है भाई साहब, इसको 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 रख लिया करो। तो मैंने कहा देखो जरूरत है, जैसी जरूरत है उसके हिसाब से चीजें डिसाइड होती हैं। मैंने कहा मान लो अगर आपको दिया गया है 4 cos थीटा प्लस 10, है ना, और उसने कह दिया कि थीटा टेंडिंग टू क्या है, 0 है, बहुत छोटा है,
तो ऐसी कंडीशन में इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब आप लोगे तो cos 0 की वैल्यू टेंडिंग टू 1 के बराबर प्लस 10 के बराबर, तो ये 14 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो उसने आपको कह दिया कि वैल्यू है आपके पास थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ व्हेन थीटा इज स्मॉल, है ना, थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो इसका अप्रोक्सीमेशन कर लो। तो मैंने कहा इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो अब मुझे दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा है और थीटा की वैल्यू 1 नहीं है, 0 नहीं है, 0 के आसपास है। तो अब मैं कॉस थीटा का कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब मामला गड़बड़ होने वाला है और मुझे दिखना चाहिए चीजें, इंपॉर्टेंट बात ये। तो अभी मैंने कहा अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैं लिखूंगा थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख दी, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2। जब कॉस थीटा 1 के साथ आ रहा हो, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इस टाइप की सिचुएशन बन रही हो तो आप समझ जाओगे कि यार इसको ऐसा करने में फायदा है और ये बेहतर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा। और ऊपर भी थीटा स्क्वायर दिया गया है तो थीटा स्क्वायर ऊपर है तो नीचे जो है थीटा स्क्वायर को छोड़ना ठीक नहीं होगा, तो थीटा स्क्वायर को नीचे लेना फायदेमंद होता है। जब ऊपर भी थीटा या थीटा स्क्वायर का फंक्शन है तो नीचे थीटा या थीटा स्क्वायर के फंक्शन को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है पर अच्छी बात है, तो ये बन गया थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है, अब आप कहोगे ये 2 के बराबर आ जाएगी लगभग, है ना। और अदरवाइज अगर हम इसको देखते, हालांकि लिमिट में आप लोग ये सारी चीजें पढ़ते होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखिए अभी हमने ये देखा अप्रोक्सीमेशन ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। एक दो फॉर्मूले हम लोग थोड़े से और देख लेते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली अगर आप टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखोगे तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। ये फॉर्मूले हालांकि आपको याद होने चाहिए, मैथ्स में भी आपको बहुत प्रॉपरली ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ाई जाती हैं फिर भी। तो साइन 2a का एक फॉर्मूला याद रखेंगे, कितना होता है, 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस 2a का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या इसी को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या इसी को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कुछ फॉर्मूले, कुछ तो जो मैं लिख रहा हूं एटलीस्ट वो तो याद ही कर लेना है ना, अगर याद ना हो तो cos 2a का हो गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो 3 फॉर्मूले बनते हैं। अब इसके क्या होता है, कई बार क्या होता है डायरेक्ट वैल्यू यूज कराई जाती है, जैसे वो बोलेगा 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तो सीधे यूज करते हैं 1 माइनस cos 2a, सॉरी 1 माइनस cos 2a। इसी को दूसरे दोबारा से मॉडिफाई करके अगर आप देखोगे तो cos, इसको अगर फर्दर मॉडिफाई करोगे तो कई बार उसको ऐसे भी लिखते हैं लोग, 1 माइनस cos 2a बन गया साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, है ना। याद देखिएगा अगर कोई बोले 1 माइनस cos 2a कहीं पर दिख जाए तो उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर ए। इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, लोग कहते हैं यार नहीं हमें तो कई बार ऐसा मिलता है 1 माइनस cos है, तो 1 माइनस cos ए को क्या लिख दोगे, अब 2a की जगह a आ गया तो a की जगह कौन आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 आ जाएगा। तो कई सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर इस तरह से यूज करना पड़ता है। सिमिलरली जैसे 1 प्लस cos 2a की बात करोगे तो इस वाले को इसके साथ यूज करके फॉर्मूला बना रहे हैं, तो cos 2a 1 को उधर भेजो तो 1 प्लस cos 2a की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 cos स्क्वायर a के बराबर। इसी को अगर किसी ने लिखा 1 प्लस cos a अगर आ गया तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a बाई 2। तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 प्लस cos थीटा अगर आ गया तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा तो 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले रिपीटेडली यूज होते रहेंगे, इनका आपको जरूरत पड़ सकती है, थोड़ा सा इनको याद भी रखना है। एक और छोटी सी बात जो कि देख लेंगे, जैसे मान लो किसी ने कहा कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा है, तो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होती है उसको याद रखिएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है किसकी, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो कितनी आती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर।
तो कहीं पर फंक्शन मिल गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, पट से लगा देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। तो ये सब चीजों का एडवांटेज मिल जाता है। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या होता है कि हमारे पास, है ना, हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू मान लो 0, 30, 45, है ना, 45 के बाद 60, 60 के बाद ऐसे करके 90, ये सब वैल्यूज अगर आपके पास हैं तो आप ये वैल्यू तो निकाल लोगे, लेकिन कई बार वो आपको क्या करता है 90 के ऊपर ले जाता है, कई बार 200 के ऊपर ले जाता है, कई बार कहता है साइन 210 डिग्री की वैल्यू बता दो। तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत छोटा सा बात है जिसको मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, आपको ध्यान से देखिएगा, है ना। तो देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से ASTC लिखते हैं इसको, ASTC। अब ये क्या है, यहां पर सारे साइन कॉस टेन ऑल, ये मतलब ऑल सारे पॉजिटिव होंगे। यहां पर कौन पॉजिटिव होगा, केवल साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा। यहां पर कौन पॉजिटिव होगा, टेन, और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा। यहां पर कौन, कॉस, और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा। तो यहां पर ऑल, यहां पर कौन है साइन, यहां पर कौन है टेन, यहां पर कौन है कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, यहां पॉजिटिव, यहां तो सब पॉजिटिव, यहां साइन, यहां टेन, यहां कॉस, और साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारी बात हो रही थी कि भाई यहां पर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, यहां पर साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा। देखिए एक बार बस पूरी ईमानदारी से हम एक बार इस बात को सीख लेते हैं ना, उसके बाद हमारी प्योर फिजिक्स चालू हो जाएगी, फिर वहां मजा भी आएगा आपको, क्योंकि मैथ्स तो आप लोग कई भैया IIT JEE की तैयारी करने वाले बच्चे मैथ्स इतनी तो जानते हैं कि उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत ना पड़े, फिर भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि रिवीजन तो कराया जाए, थोड़ा रिवाइज करा जाए, ताकि ऐसा ना हो कोई पॉइंट मिसिंग हो और हम हीरो बनते हुए एकदम धड़ 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 आगे बढ़ जाए, फंस जाए, फिर परेशान हो। तो वो परेशानी से बचने के लिए ये सारी बात। तो देखिए अब देखिए, जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा कि आपको चाहिए साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू, पूरी ईमानदारी से एक बार समझेंगे, 2 साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आपको देखो सबसे पहले ये पता लगाना है कि क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा। तो आपने कहा यहां से ऐसे चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो ऐसे चले 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 तो 180 पहुंच गए, 180 से और चले तो 270 पहुंच गए। यहां पर कितना डिग्री आता था, 90 डिग्री आता था। यहां पर कितना आता था बेटा, 180 डिग्री आता था। यहां पर कितना आ जाता था, 270 डिग्री आ जाता था। अब 270 से भी आगे जा रहे हो यार आप, तो आप यहां से इसी दिशा में चलना, उल्टे में जाना, ठीक है, इसी डायरेक्शन में चलने की परंपरा है। तो ऐसे चले 0 से लेके 90 तक, 90 से 180, 180 से 270, 270 से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहां कहीं पर आए। मतलब ये जो आपका एंगल 270 प्लस थीटा दिख रहा है आपको, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आपको दिख गया, ये तो कॉस वाले इसमें जाए, मतलब यहां तो साइन निगेटिव आएगा। तो पहला काम यह क्वाड्रेंट का पता लगाएंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर लिख देंगे माइनस। तो पहला काम क्या किया, क्वाड्रेंट लगाया, यहां पर क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। समझ गए ना मेरी बात। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया गया उसमें माइनस या प्लस को डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले साइन बना लेंगे, बन गया। अब याद रखना, अगर 90 का, 270 का, या इसके ऐसे चलता रहे 180 180 जोड़ते जाओ, तो इस केस में क्या होता है, साइन बदल जाता है कॉस में, और कॉस बदल जाता है साइन में, टेन बदल जाता है कॉट में, और कॉट बदल जाता है टेन में, सेक बदल जाता है कोसेक में, और कोसेक बदल जाता है सेक में। ठीक है, तो ये वाले केस अगर होंगे तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है, तो अभी यहां पर माइनस, आपने पहला काम बिना दिमाग लगाए क्या करना है, प्लस या माइनस डिसाइड करना है। उसके लिए क्या करोगे, क्वाड्रेंट चेक करोगे। क्वाड्रेंट देखा, यहां पर केवल कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होते हैं, माइनस लगा देंगे। अब देखेंगे कौन सा केस है, 270 का केस है क्या, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस किस में, तो साइन को लिख देंगे कॉस थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार और ट्राई मारते हैं, है ना। जैसे मैंने आपसे कह दिया, मान लो मैंने आपको दे दिया 10 270 माइनस थीटा। मैंने कहा देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, 270 माइनस थीटा को लोकेट करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और प्लस माइनस डिसाइड करेंगे। पहला काम प्लस, स्ट्रेटेजिक है, नहीं तो गलती हो जाती है, आपको पता नहीं चलेगा। पहला क्या हम क्या करेंगे,
क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे, क्वाड्रेंट में देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। मैंने कहा आओ चलो भाई, चलो आओ चेक करते हैं। तो आपने कहा चलो 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 चलो, कितना है 270 माइनस थीटा। मैंने कहा चलो क्वाड्रेंट बताओ। तो आपने कहा 0 से गए 90, 90 से गए इधर 180, फिर गए 270, अरे वापस कहा आ गए 270 थोड़ा कम है, मतलब यहां कहीं है। पहले गए 90, 180, 270, लेकिन 270 से क्या आ गए, थोड़ा पीछे आ गए। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, अब हमें दिख रहा है 10 वाले क्वाड्रेंट में आ गए। इस वाले क्वाड्रेंट में 10 वाले क्वाड्रेंट में 10 है, हाँ 10 है। क्या यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, जी होता है। यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, तो यहां पर आप बहुत आसानी के साथ ध्यान के साथ प्लस लगा लिया। अब प्लस लगाने के बाद चेक करोगे कि यार 10 बदलेगा क्या है, क्वाट में बदलेगा, सेक में बदलेगा, खुद भी सेम रहेगा। तो देख लो 270 का केस है, तो 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में। तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल इसी में, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, दूसरे केस उठाएंगे ना। जैसे मैंने ले लिया, मान लो जैसे मैंने ले लिया साइन 90 प्लस थीटा, है ना। तो मैंने कहा पहला काम क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा है, साइन 90 क्वाड्रेंट पहले पता लगाएंगे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो। तो आपने कहा अगर क्वाड्रेंट पता लगाओगे तो इसका क्वाड्रेंट अगर चेक करोगे तो 90 से आगे यहां कहीं पर होगे, है ना। तो यहां कहीं पर होगे तो साइन यहां पर क्या होता है, आपने कहा साइन यहां पर प्लस होता है। तो पहला काम क्या कर दोगे, प्लस लगाओगे। अब साइन बदलेगा किसमें, ये एंगल से डिसाइड होगा। तो 90 और 270 केस में साइन किस में बदलता है, कॉस में। तो इसको लिख दोगे कॉस थीटा। एक आखिरी एग्जांपल, मान लो उसने दे दिया कॉस 90 प्लस थीटा, है ना। तो कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे, अरे कॉस 90 प्लस थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू की बात अगर आप करोगे तो आपको पता है 90 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है। आप हो गए 90 तक गए, 90 से थोड़ा और आगे गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और साइन का उल्टा कॉस, सेक पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस लगा लोगे, है ना। अब 90 के केस में कॉस बदलता है किसमें, साइन में। तो इसको लिख दोगे साइन थीटा। ठीक है, अब ये तो ये वाले केस हो गए थे। अब हमने कहा देखो एक कुछ केस और भी होंगे, जैसे 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री, है ना। इन सबके भी केस बनेंगे, है ना। ये वाले केस कौन से थे, ये वाले केस कौन से थे, ध्यान से देखो। ये जो वाले 90 270 वाले केस थे, ये इस लाइन के केस थे कि इस लाइन को क्रॉस करके एंगल मिल रहा है। तो जब 90 और 270 या मल्टीपल टाइम से घूम घूम के इस लाइन को जब भी क्रॉस करोगे तो ये वाले केस बनेंगे। इसमें साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदलता है। लेकिन अगर आपने कौन से केस लिए, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री का केस लिया, तो आपके पास फिर से वही ऐसे ही करके ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये कितना हो गया बेटा 270 डिग्री, एंड ये 360 डिग्री, ऐसे चलता चलेगा। तो अगर मान लो यहां पर आपको पता है ऑल, यहां पर साइन, साइन का उल्टा कॉस सेक, यहां पर टेन, टेन का उल्टा कॉट, यहां पर सेक, सेक का उल्टा कॉस, कॉस और कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, तो अब अगर किसी ने आपको दे दिया मान लो साइन 360 माइनस थीटा, तो मैंने कहा देखो भाई अब पहला काम फिर वही, तो पहले मैं पता लगाऊंगा कौन सा क्वाड्रेंट है ना। इसमें याद रखना इस केस में होता क्या है, साइन विल कन्वर्ट इनटू साइन, साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टेन विल रिमेन टेन, मतलब जो जो है वही रहेगा। कॉट विल रिमेन कॉट, सेक विल रिमेन सेक, कॉसेक विल रिमेन कॉसेक। ठीक है, तो अब साइन 360 माइनस थीटा का केस आ गया। मैंने कहा पहले पता लगाओ ये कहां पर है, कौन सा क्वाड्रेंट है। मैंने कहा चलो जी आओ पता लगाएं। तो मैंने कहा 360 माइनस थीटा है, तो पहले ऐसे गए 180 पहुंच गए, 270 पहुंच गए, 360 पहुंच गए, थोड़ा वापस आए, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, तो आपने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, है ना। 0 चले 90, 90, 180, 270, 360 वापस, तो ये वाले क्वाड्रेंट में आ गए। इस क्वाड्रेंट में आप चेक करो कॉस वाला केस है ये, यहां पर अपना सवाल, इसमें कॉस प्लस होता है, सेक प्लस होता है, साइन माइनस में आ जाएगा। तो पहला काम क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, है ना। अब माइनस लगा दिया, अब हमें पता है कि केस कौन सा है, 360 का केस है, तो साइन विल रिमेन साइन, तो इसको लिख दोगे आप साइन थीटा। कोई इशू की बात तो नहीं। जैसे मान लो उसने कहा आपसे कि 10, 200, 210 की वैल्यू बताओ, अब हमने क्या किया, तो फंस गया। अब 10 to 210 की वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा ये 270 से कुछ कम लग रहा है मेरे को, तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा तोड़ लूंगा। मैंने इसको तोड़ लिया, 270 माइनस 60 लिख सकता हूं मैं इसको,
लिख गया। अब मैंने कहा मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो 270 माइनस 60 ये एंगल कहां पर बनेगा, तो आपने कहा अगर 270 माइनस 60 को चेक करोगे 270 से थोड़ा सा कम, तो 270 तो यहां तक आया था। इससे अगर आप थोड़ा सा कम करोगे तो थोड़ा सा कम करने पर क्या मिलने वाला है, थोड़ा पीछे आओगे तो यहां कहीं पर आपका एंगल है, यहां कहीं पर एंगल है, तो इसका मतलब है ये 10 का थर्ड क्वाड्रेंट है, 10 का सवाल है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब 10 180 का 270 का केस है, याद करो 270 केस में क्या 10 10 रहता था, ना जी 10 तो 10 नहीं रहता था, 10 तो क्या बन जाता था, कॉट बन जाता था, तो इसको आप क्या लिख दोगे, कॉट 60 के बराबर लिख दोगे। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बेसिक इस तरह से कन्वर्जन की सिचुएशन आती है, फाइंड कर लेंगे हम। एक मैं अपनी तरफ से कुछ बता देता हूं जिसको हम लोग यूज करेंगे, है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट वाला, है ना, आपको पता भी होगा वो। जैसे इसमें याद रखिएगा कि ये साइड है 3 यूनिट की, ये सॉरी ये ऐसे है ना, तो ये वाली साइड में आपको दे रहा हूं कितने यूनिट की, 3 यूनिट की, ये 4 यूनिट की, तो ये 5 यूनिट बनता है। तो यहां पर ये वाला जो एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल बनता है 53 डिग्री और ये वाला एंगल बनता है 37 डिग्री। तो अभी मैंने कहा यार मुझे जरा साइन, अब ये वैल्यू इसलिए भी ये ट्रायंगल बनाना हमारे लिए जरूरी होता है, हम इसका यूज करते हैं। तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, तो साइन 37, अब इसके सामने वाले साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, जो एंगल लोगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको लिख दोगे आप 3/5, ठीक है। अब अगर इसी को देखो तो आपको दिखाई देगा साइन 53 की वैल्यू भी यहां से लिख सकते हो आप, तो साइन 53 की वैल्यू क्या लिख दोगे बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5। ऐसे ही आप चेक करो तो आपको दिख जाएगा ये cos 53 की वैल्यू भी है, ऐसे ही आप चेक करो तो ये cos 37 की वैल्यू है। अगर कोई आपसे tan 37 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो tan 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 37 इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस बनेगा, इस एंगल के लिए इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस बनेगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस का थोड़ा ध्यान रखना। तो tan 37 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 3/4 के बराबर आने वाली है, ठीक है। यहां तक बात एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और हमको याद आ जाते हैं श्रीधराचार्य ax² + bx + c = 0 के रूट्स जो जिस आदमी ने दिए थे ना। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रिजल्ट है, देखो ax² + bx + c, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें पक्का इक्वल टू लगाए कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो अभी इसमें x की वैल्यू मिलती है हमको, हम डायरेक्ट में अभी फिलहाल फॉर्मूले बताऊंगा। x की वैल्यू क्या है, -b ± √b² - 4ac / 2a, है ना। अब हमें इसमें थोड़ी सी बातें याद रखनी होती हैं। इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, जो आपको दिख रहा होगा इसको डिटर्मिनेंट डा की तरह बोल देते हैं, b² - 4ac को, है ना। और हमें पता है कि यार इस चीज की जो वैल्यू है, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर का टर्म है, तो अगर ये अंडर रूट के अंदर का टर्म है तो इस चीज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर रियल रूट्स क्या होनी चाहिए, तो फॉर रियल रूट्स इसकी वैल्यू होनी चाहिए डा की वैल्यू > 0। अब रियल रूट्स के लिए जो ये टर्म है b² - 4ac क्या होना चाहिए, > 0। अच्छा, अब अगर d की वैल्यू > 0 है ना, अगर कैपिटल D की वैल्यू > 0 है तो आप कहोगे रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कैसे हैं, अलग अलग है ना, डिस्टिंक्ट। अच्छा, अगर डा की वैल्यू = 0 आ जाए, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू, अगर मान लो एक अंडर रूट b² - 4ac में यहां पर ये जो टर्म आपको दिख रहा है, अगर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आ जाए वो 0 आ जाए तो ये प्लस माइनस वाली बात उड़ जाएगी, है ना। तो फिर जब ये 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, है ना, मतलब सेम, रिपीटेड रूट्स कहते हैं इसको, है ना। तो रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। अगर इसकी वैल्यू <<0 आ जाए तो उस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो ये बहुत नोटिसेबल बात है
ये 3 बातें होती हैं, हालांकि ये तो बहुत छोटे लेवल पर भी आ जाती है, लेकिन ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आपको मिलता है ना। और इस फंक्शन की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो x का ये वैल्यू आएगा। इसमें रूट्स की वैल्यू, x की वैल्यू रियल कब होगी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन 0 के लिए रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो रियल तो होंगे, लेकिन दोनों रूट्स की वैल्यू सेम आएगी। और अगर लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब है x की ये वैल्यू जो आ रही है वो इमेजिनरी वैल्यू है, वो रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख ली हम लोगों ने, है ना। अब हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद एपीजीपी फॉर्मूले का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और कोई खास बात नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि अगर कोई टर्म है, टर्म ऐसे ए है और उसमें कुछ जुड़ता जाए तो ये a प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, ऐसे करके चलती जाएगी। और किसी nth टर्म तक अगर आप जाओगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनेगी। तो इसका समीशन का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म तो आपको दिखाई दिया मैंने, ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन जा रहा है। मतलब अगर कुछ जुड़ता जाएगा, अगर कुछ जुड़ता जाएगा तो क्या होगा, वे वैल्यूज ऐसे बढ़ती जा रही है, कुछ कुछ इसमें ऐड होता जा रहा है। इसको बोलते हैं डी को कॉमन डिफरेंस, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और ये कौन सा टर्म है, ये है बेटा nth टर्म। तो tn की वैल्यू किसके बराबर आ रही है ना, tn की वैल्यू आ रही है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको वैसे देख सकते थे, जैसे ये पहला टर्म है तो पहले टर्म में आ गया a, दूसरे टर्म में कितना आ गया, है ना, d आ गया। तीसरे टर्म में क्या लेगा, a प्लस, तीसरे टर्म में 3 माइनस 1 इंटू डी, है ना। और अगर चौथे टर्म को लिखोगे तो 2d था तो 3 माइनस 1, चौथा टर्म लिखोगे तो 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर nth टर्म की बात करोगे तो tn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, तो अभी आपको ये बात समझनी है कि ये nth टर्म आ गया। अगर आपको मान लो बाकी के सारे टर्म भी, इन सारे टर्म्स का समीशन चाहिए, तो समीशन करने के लिए क्या करते हैं, सारे टर्म्स को ऐड करेंगे। तो अब एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन, जैसे एन टर्म्स को ऐड करना है तो एस एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन बाई 2 ब्रैकेट आएगा इन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो ये एन टर्म्स के समीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बाई 2 ब्रैकेट 2a n माइनस 1। ये डिराइव भी कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो अभी ये समीशन आ गया ना। जैसे मान लो अभी इसमें क्या होता है, जैसे मान लो उसने कहा 1 प्लस 3, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 5, है ना, और फिर उसने कहा 7 और फिर 9, ऐसे जोड़ते जाओ। और ऐसा करो कि आप इसके जो है 12 टर्म्स का सम बताओ, 12 टर्म्स का। तो अभी हमने कहा, हालांकि मैथ्स के लिए बहुत आसान है, तो 12 टर्म्स का सम चाहिए। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम कहेंगे देखो ये क्या बन रही है, जीप इसमें कुछ कुछ जुड़ता जा रहा है, 2 जुड़ता जा रहा है, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5। तो अभी इसका जो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 के बराबर आ जाएगी। और हमें कितने टर्म का सम चाहिए, 12 टर्म का सम चाहिए। तो हम 12 टर्म का सम लिखेंगे S12। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। n की वैल्यू कितनी रख दोगे, 12/2, है ना। फिर 2 इंटू a की वैल्यू हो गई 1 प्लस एन माइनस 1 दैट इज 12 माइनस 1, डी की वैल्यू 2। इसको सिंपली बस सॉल्व करना था। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 प्लस 12 माइनस 1 कितना हो गया, 11 इंटू 2। और इसको जोड़ के आप मुझे इसके 12 टर्म्स का सम बता सकते हो। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका यूज करेंगे। इसी तरह से हमारे पास होती है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को एक बार तो देख लेते हैं ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस तरह की सीरीज बनती है, अब मल्टीप्लीकेशन में चलती है, मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो जैसे इसमें फर्स्ट टर्म a है, दूसरा टर्म क्या है, AR है, फिर ये बन जाएगा AR स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो AR टू दी पावर n माइनस 1। इसमें क्या होता है कि कॉमन रेशियो होता है जिससे आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। तो आगे वाले टर्म से इस टर्म को इसके पीछे वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो मिलेगा। खैर, तो ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है ना। और ये कौन सा टर्म है, ये है nth टर्म, इसको हम लिख देते हैं क्या, tn के बराबर। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में
जो टर्म आएंगे वो किसी पर्टिकुलर चीज के मल्टीप्लीकेशन से आते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर ए है, फिर ए आर है, तो आर से मल्टीप्लाई, फिर आर से मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर हुआ। इसका भी जो आपका समीशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इफ आर इज मोर देन वन, है ना, अगर आर की वैल्यू मोर देन वन है। अब इसी तरह से फॉर्मूला आ जाता है ए एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर अगर आर की वैल्यू लेस देन वन है। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज का मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ और टर्म्स लिखते जाओ, जैसे मान लो आपने ऐसे लिखा कि आपने लिखा कि यार ये वन है, वन के बाद कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 बना दो, फिर इसको 8 बना दो, और ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक चले जाओ। क्या हम इसका सम जोड़ पाएंगे ऐसे? अब हमें दिख रहा है कि यार टर्म बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आगे टर्म अगर बढ़ते जाएगा तो इसका जो सम है इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा। ये सीरीज में जो टर्म्स होते जा रहे बड़े होते जा रहे बड़े होते जा रहे बड़े होते जा रहे, तो ये बड़े बड़े टर्म जब आपस में जुड़ेंगे तो आखिरी बड़े इंफिनिटी तक इसका सम जोड़ने का कोई सेंस नहीं बचता। हाँ, लेकिन कभी कभी बन भी जाता है। जैसे उसने कहा ये 1 है, फिर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई और करो तो 1/4 आ गया, फिर 1/8 आ गया, ऐसे करते करते मान लो इनफाइनाइट टर्म्स तक चले गए। उसने कहा इसको मुझे जोड़ना है, तो इसको जोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा, बहुत आसान है ना। इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत आसानी के साथ हम इसको जोड़ लेते हैं, है ना। एक सेकंड, ठीक। तो अभी देखिए हमारे पास जो सीरीज आ गई है जिसमें हम देख रहे हैं कितना आ गया है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8, ऐसे करके हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो इन सीरीज को जोड़ोगे तो इसमें आपके टर्म्स क्या हो रहे थे, छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब इसका जो समीशन आएगा उसकी कुछ वैल्यू फाइनाइट आ सकती है, वो इनफाइनाइट नहीं होगी। ऐसे टर्म को अगर आपको जोड़ना है तो आप क्या लिखते हो, जैसे आपने लिखा है इसका ये एस है, एस की वैल्यू हमने कहा सीरीज थी, इसके सारे टर्म को जोड़ के लिख देते हैं भाई। तो 1/1/2 प्लस 1/4 1/8 एंड सो ऑन अप टू कहां तक चले गए, इन्फिनिटी तक। मैंने कहा इसमें क्या करो, जो भी इसका कॉमन मल्टीपल था, रेशियो जो आ रहा था वो इस बार तो 1/2 है, तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1/2 एस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1/2, और 1/2 में से करोगे तो ये 1/4, और फिर 1/4 में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/8। थोड़ा सा एक टर्म खिसका के लिख दिया ना, ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट टर्म चले जाएंगे। अब अगर इसको इसमें से घटा दो तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस माइनस, तो अभी आप देखोगे ये सारे टर्म क्या होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे इन्फिनिटी तक सारे के सारे। यहां पर क्या बचेगा, s माइनस 1/2 s इज इक्वल टू 1 बच गया। तो s की वैल्यू अगर आप देखो तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, s/2 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज, ये क्या बता रहा है कि s की वैल्यू 2 आ गई। डायरेक्ट फॉर्मूला लोग याद कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए सीरीज का वैल्यू फाइनाइट आ रही है, उसके टर्म बढ़ते नहीं जा रहे हैं, r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ऐसी कंडीशन में इनफाइनाइट सीरीज का जो टर्म आता है a/1 माइनस आर से अपन फाइंड कर लेते हैं। और ये बहुत आसान है, लिमिट कंटिन्यूटी में आप देख सकते हो, यहां पर a लिखा होता है, यहां पर r से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 1 माइनस आर एस इज इक्वल टू a, तो a/1 माइनस आर आपको दिख गया होगा कि ये आसानी से रिजल्ट आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास आ रहा है क्या, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इसका हमें बहुत थोड़ा सा यूज है, उस थोड़े से यूज को हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास बाइनोमियल जो हमारे पास हम इस तरह के फॉर्मेट बनाते हैं, 1 + x टू दी पावर n। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है तो बस इतना सा याद रखना है कि 1 + x टू दी पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + nx के बराबर लिख सकते हैं। बस याद के रखना अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू अगर बहुत छोटी होगी 1 से, तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या लिख सकते हो, 1 + nx के बराबर। ठीक है, चलिएगा। तो देखिए ये एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हमें थोड़ा सा एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है हमें क्वेश्चन वोकेशन बनाने में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जैसे कि x एक्सिस है, y एक्सिस है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, x y वैसे z 3 एक्सिस होती हैं। अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट दे दिया गया, मान लीजिए 1, 2, 3, इसका मतलब है ये पॉइंट बोर्ड पर नहीं, ये पॉइंट x का, इसका यहां पर चले हो आप 1 यूनिट, फिर चले हो 2 यूनिट, फिर चले हो 3 यूनिट। ठीक है, अभी कोई पॉइंट आपको दे दिया गया है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, अगर उसका z कोऑर्डिनेट भी दिया गया है, इसका मतलब है दैट पॉइंट इज
नॉट ऑन एक्स वाई प्लेन। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जी मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 1 2 3 है, इसका मतलब क्या है, इस 1 का मतलब क्या है, तो अभी आप इस 1 का क्या मतलब बताओगे, तो आप कहोगे 1 का मतलब ये है कि आपके जो पॉइंट है उसकी वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या है। व्हाट इज 1 हेयर, इसको थोड़े और अच्छे शब्दों में लिख देता हूं, जैसे यहां पर लिख दिया आपने x y z। तो अभी इसमें x क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर ये z एक्सिस है, ये ऐसे z एक्सिस, तो यहां पर बनेगा yz प्लेन। तो yz प्लेन से पॉइंट पॉइंट हवा में, याद रखिएगा। तो अभी x रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन, है ना, वाई जेड प्लेन से ये वैल्यू है। वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाई रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, किससे दूरी है ये वाई, ये वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी नहीं है, ये किससे दूरी है, ये पार्टिकल तो यहां पर है हवा में, पॉइंट तो यहां पर है हवा में, तो वाई एक्सिस से दूरी इसकी कुछ और आएगी, वो ये जो एक्स एक्सिस दूरी जो आएगी वो वाई नहीं कहलाएगी, वो इस प्लेन से दूरी है। तो y इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच प्लेन, एक्स जेड प्लेन, फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, ठीक है। इसी तरह से z क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, ठीक। तो याद रखना ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है, लोग बोलते हैं यार वाई जो है वो एक्स एक्सिस से दूरी है और एक्स जो है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, ऐसा नहीं। तो अभी अगर कोई मुझसे बोलेगा कि यार ये जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, ये वाली डिस्टेंस है ना, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो कितनी होती है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होती है अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसी ने कहा नहीं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बताओ, तो ये कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसी ने कहा नहीं मुझे तो जेड एक्सिस डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ, तो अगर कोई बोले डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बताओ, एक बार लिख देता हूं ताकि याद रहे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी का क्या रिलेशन आएगा, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए अगर लिखोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और अगर जेड एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस लिखोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और अगर केवल एक्स की बात करोगे तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इस x की जो वैल्यू आप यहां पर जो x लिख रहे हो, बेसिकली वो वाई जेड प्लेन जो हवा में बनेगा और पॉइंट जो हवा में होगा उससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरे शब्दों में कैसे भी लोग कहते हैं कि अगर पॉइंट तक जाना है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जितना चलोगे उसे x, वाई एक्सिस के अलोंग जितना चलोगे उसे y, और जेड एक्सिस के अलोंग जितना चलोगे उसे z कहते हैं, ठीक है। तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी सी एक और बात कि अगर मान लीजिए आपको एक पॉइंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1, है ना, और दूसरा पॉइंट दिया गया है x2, y2, z2। तो अभी उसने कहा इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बताओ क्या था, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बन जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं बस, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाता है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखिएगा, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के काम में आता है। एक दो फॉर्मूले छोटे छोटे से, और अगर मान लीजिए कोई x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना, अगर कोई लाइन यहां से ऐसे जा रही है और इसका यहां पर कुछ इंटरसेप्ट आता है c और ये एंगल होता है थीटा, तो अभी इस लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दूसरे शब्दों में m कौन है, टेन थीटा है ना, और ये x और ये c जो हमारा जो है वो y पर इंटरसेप्ट है, इसको हम कहते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन।
ठीक, एक और आपको मैं याद करा देता हूं, वो काफी काम आ जाती है कई बार। जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई लाइन है जो कि इंटरसेप्ट बना रही है एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। ये कौन सी फॉर्म है? स्लोप फॉर्म। ठीक, ये कहलाती है स्लोप फॉर्म। और अगर यहां पर उसने मान लीजिए ले लिया कोई इंटरसेक्ट ए, यहां पर कोई इंटरसेक्ट बना लिया बी, तो इसी लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 के बराबर। ये कौन सा फॉर्म है? इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसमें ये बस फायदा ये होता है कि अगर आपको दो इंटरसेप्ट किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो आप इमीडिएटली इक्वेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल उसने अगर मान लो ऐसा कुछ ले लिया, उसने कहा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और अगर मान लो उसने कोई लाइन यहां पर ऐसे खींच दी, ऐसे खींच दी, उसने कहा ये है मान लीजिए 3 यूनिट के बराबर, ये है 4 यूनिट के बराबर। अब उसने कहा जरा इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, तो क्या बताना है हमें? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने कहा देखो भाई, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, बस ऐसा नहीं कि बस सीधे उठा के चिपका दिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट दिख रहे हैं आपको, ये वाला इंटरसेप्ट भी दिख रहा है, ये वाला इंटरसेप्ट भी दिख रहा है। इक्वेशन हमारे पास क्या थी? एक्स के नीचे एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब x के नीचे x का इंटरसेप्ट आएगा और ये इंटरसेप्ट प्लस एक्सिस पर बना हुआ है, तो जो आंसर आप लिखोगे x अपॉन प्लस 3 लिखोगे, प्लस वाई अपॉन बी की जगह आप बताओ प्लस 4 लिखोगे कि माइनस 4 लिखोगे। तो आपको जैसा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यार ये -4 लिखा जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव वाई पर बना हुआ है। तो यहां पर आप -4 लिख के इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इंटरसेप्ट फॉर्म में आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी इक्वेशन फॉर लाइन की इक्वेशन, देख लिया आपने। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है ना, फिर आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए ठीक, ओके बाय, थैंक